आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको जो पार्टनरशिप में आगे हमें पढ़ना है, जो आपको मालूम होना चाहिए, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो अगला चैप्टर मतलब अगला पार्ट होता है बेसिक पार्टनरशिप पढ़ने के बाद, वो देखिए क्या हो सकता है। बेसिक पार्टनरशिप के बाद आपको पढ़ना है रेशो निकालना। आप कहेंगे सर ये रेशो जो कंपनी अकाउंट में पढ़ते हैं वो वाला रेशो है क्या? नहीं, वो वाला नहीं है। यहाँ रेशोज के बारे में हमें समझना है, कुछ कैलकुलेशंस, मतलब उसके बाद हमें गुडविल समझना है, ठीक है। गुडविल के बाद सीधी सीधी बात बताऊं, रेशो एग्जाम में तो पूछता नहीं है भाई, लेकिन बिना जब तक रेशो नहीं बनेगा आगे के चैप्टर्स या क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसलिए रेशो का पढ़ना जरूरी है। गुडविल का 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स का, और 3 में इट में बी 3, मतलब ना इस ये टॉपिक ऐसा है कि 100% पेपर में आता है, और उसमें 99.9% संभावना वही रहती है कि जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसके आसपास या सेम वही आता है। पिछली साल तो सेम वही आया था, ठीक है, सेम अमाउंट वाला क्वेश्चन पिछली साल कई बार ऐसा हो चुका है। 100% वही क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उसी में से आते हैं गुडविल। और खैर उससे नहीं भी आए तो भाई हमें मेथड सीखना है, फॉर्मूला को लर्न करना है, सब बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशो सीखना, ओके। और ये टॉपिक सिखाना है मुझे, इसलिए किसी बुक से मतलब नहीं है, मैं क्वेश्चन सामने ही क्रिएट करूंगा स्क्रीन पर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो को हिंदी में क्या कहते हैं? त्याग अनुपात। त्याग अनुपात, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है तो सुनिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ये एडमिशन ऑफ पार्टनर से भी रिलेटेड होता है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशो कितना दिया हुआ है? 3:2 का, या इक्वल ले लेते हैं 1:1 का। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं आपको। 1:1 का रेशो है। न्यू पार्टनर इंटर्ड होता है सी, ठीक है। कितने पार्ट के लिए इंटर्ड होता है वो? सी बोलता है कि मुझे जो है वो 1/2 रेशो चाहिए। 50%, 1/2 मतलब आधा। तो भाई ये लोग भी तो पहले आधा ही आधा लेते थे आपस में, तो सी के आने से इन दोनों को कुछ नुकसान होता है। जो नुकसान हुआ है उसी को सेक्रीफाइस कहते हैं। कितने का नुकसान हुआ? आप कहेंगे सर ये रेशो की भाषा हमें समझ में नहीं आती है, आप इसको जरा और आसान करिए। तो आइए कुछ देखते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, साल भर में मान लीजिए 300 रुपए का प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो दोनों लोगों को मिलता था 150 और 150। फिर ए बी और सी तीन पार्टनर आ गए, फिर से 300 का ही प्रॉफिट हुआ। अब बराबर बराबर ही बांटेंगे, तो भाई अब ए बी और सी आपस में बांटेंगे तो उनको कितना कितना मिलेगा? ए को 100 रुपए, बी को 100 रुपए, सी को 100 रुपए। सी के आने से ए और बी को कितना नुकसान हुआ है बताइए मुझे। तो सेक्रीफाइसिंग का मतलब, सेक्रीफाई मतलब नुकसान करना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हुआ? इसको 50 रुपए का नुकसान हुआ, इसको भी 50 का हुआ, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ देखा, ये क्या था? ओल्ड रेशो, पुराना, और ये क्या है? न्यू रेशो, नया। खत्म। पुराने रेशो में नए रेशो को घटा देना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाता है। सो फॉर्मूला लिखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आप लोगों को मैं घटाना भी सिखाता हूं, जो आप क्लास 5th या 6th या 7 या 3rd 4th में कहीं पढ़ के आए होंगे, कुछ नर्सरी में भी पढ़ सकते हैं। आइए मान लीजिए ए बी और सी हैं, ए और बी और सी हैं, उनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है
1:1:1 इक्वल तीनों पार्टनर का। फिर उन लोगों ने आपस में अपना रेशो बदल लिया, रेशो चेंज हो गया 1:2:3। नाउ कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें ना इसको माइनस करना सीखना है, तो एक ही बार सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, 2 दिन बाद प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। जिनको नहीं आता है वो भी सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है? वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। अब मेरे कुछ दोस्त थे 12वीं क्लास में जिनको ये नहीं आता था, तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि कॉमर्स के 12वीं में भी ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्हें ये नहीं आता है, ठीक है? हर साल मैं ये मान के चलता हूँ, कुछ लोगों को नहीं आता इसलिए मैं सिखाता हूँ। सॉरी। ए, बी और सी, पुराना रेशो कितना है इनका? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है ना, तो 1/3 1/3 1/3 माइनस न्यू रेशो 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 2 3 3 6, तो 1/6 2/6 3/6, तो 1/6 2/6 और 3/6। अब ये घटाना ही मुझे आपको सिखाना है, जो आप क्लास 3rd 4 5 6 यहीं कहीं बीच में सीखा होगा। चलिए, तो इनको सीखते हैं। अब इनको भी इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैं कोई मैथ्स वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ भाई, मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने बचपन में क्या सीखा था मुझे नहीं पता, मैंने अभी क्या समझा और सीखा वो बताता हूँ। मैंने ये सीखा है कि भाई ये दोनों नंबर में कॉमन नंबर एक निकालते हैं, वही एलसीएम होता है, जिससे दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाए। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे एलसीएम ना 6 होना चाहिए, 6 खुद से भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 है भी, खत्म बात। निकालेंगे ना तो भी आएगा। आप कहेंगे सर हमें निकाल के सिखाइए, तो भैया मैथ्स पढ़ लेना फिर आप जाके। चलिए, सो दिस इज द कॉमन नंबर ऑफ एलसी। चलिए आगे बढ़े, माइनस करिए जरा। अब इसको माइनस करना भी मैं सिखा देता हूँ मैथ्स वालों के लिए, तो इट इज जस्ट लाइक ABCD, बच्चों का गेम है ये। भाई ये 6 जो है ना, एलसीएम जो आया है, इसको इस वाले नंबर से पहले डिवाइड करते हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर वाले नंबर में इनटू करते हैं, तो 2 माइनस, ये साइन लगा देंगे जो भी होगा, 6 को 6, वही नियम फिर है, इसको इस नंबर से डिवाइड, इससे इनटू। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जो रिजल्ट आता है उसका ऊपर वाले नंबर में इनटू कर देंगे, तो ये आएगा 1/6। इसी की प्रैक्टिस करिए। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 6 तो 2 माइनस 2 0/6, यहाँ पे 6 आ गया, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/6, ठीक है? इसके डाउट हाँ जी सुनिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। No doubt, sir. No doubt. छोटू, डू यू हैव एनी डाउट? नहीं है, ठीक है, दैट्स गुड। चलिए सुनिए, तो ये सेक्रीफाइसिंग, अच्छा हाँ एक चीज बता दूं मैं, अब आप सुनिए प्लीज। भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हो गया सेक्रीफाइस, ये तो कुछ नहीं है, 0 तो कुछ नहीं होता, नो, ये नेगेटिव आंसर आ गया। नेगेटिव आंसर मतलब ये बंदा सेक्रीफाइसिंग नहीं कर रहा है, तो फिर ये गेन कर रहा है, मतलब गेन मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए गेनिंग रेशियो निकालते हैं।
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नए में पुराना घटा दो गेन होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वहां पर ये जरूरी है रेशियो निकालना। मैं बिल्कुल एक सीधी सीधी बात बता दूं आप लोग को, अभी आ गया है दिसंबर और मैं फॉर्मेलिटी वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। फॉर्मेलिटी मतलब जो बुक में दी हुई है भाई, एक चैप्टर अलग से दिया रहता है, शायद शिवलाल में भी दिया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में वो रेशो वोशो निकलवाते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक, गुडविल की जनरल एंट्रीज करवाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज करवाते हैं। कोई चीजें पेपर में नहीं आती है, तो पेपर में आना है वो पढ़िए। पेपर में क्या आएगा? रेशो निकालना ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर किसी क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना आना चाहिए। ओके, इसके अलावा मैं लगभग प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 करवाऊंगा, 10 या 10 क्वेश्चन छोटे छोटे जिनमें सिर्फ रेशो ही निकालना है। ठीक है, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, बाकी आप लोग अपनी बुक से फिर खुद से सीखिए ना, आपको सीखना तो पड़ेगा ही, राइट? तो वो रेशो भी हम अभी सीख लेंगे बीच में। आज तो मुझे गुडविल पढ़ानी है, जो सबसे अच्छा टॉपिक है, मुझे उसके फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाने हैं। कई लोगों को लर्न भी होंगे, कई लोगों को लर्न नहीं होंगे, तो अभी लर्न करेंगे। ठीक है, आइए तो अब हम चलते हैं, एक अगला हमारा रेशो खत्म हो गया, ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके लिए हमें ना हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ख्याति। ख्याति 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 वॉज माई फर्स्ट MBA स्टूडेंट, इनको मैंने पढ़ाया था, इनका नाम ख्याति था। मैंने उनसे पूछा क्या आपका नाम गुडविल है? उन्होंने कहा नहीं सर मैं ख्याति हूँ, नाम भी होता होगा किसी का। ठीक है, लिसन। ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, आइए। तो गुडविल होता क्या है? गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में उसकी क्या रेपुटेशन होती है, उसको पैसों में कैलकुलेट करने को गुडविल कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल, आप गए कॉफी पीने, तो आप एक नॉर्मल दुकान में जाएंगे तो भाई वो कॉफी आपको 10 रुपए या 20 रुपए की मिलेगी। लेकिन आप इंडियन कॉफी हाउस में जाएंगे या फिर किसी बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, तो वहां पर वो कॉफी आपको मिनिमम 200 रुपीज से स्टार्ट होती है। व्हाट इज द डिफरेंस? लगभग सिमिलर ही होता है। और आपको मालूम है कि कई ब्रांडेड पानी की बोतल वाली कंपनियां हैं जो 10,000, 7,000, 5,000 के पानी के बोतल देते हैं 1-1 लीटर के। भाई उस पानी में क्या है ऐसा? वो ब्रांडिंग होती है। मतलब जिनके पास बहुत पैसा है वो ब्रांड पर जाते हैं। जैसे ब्रांडिंग आप समझते हैं, आईफोन का प्राइस इतना महंगा क्यों होता है? ठीक है, जबकि वो उससे अच्छे यूजेबल तो ये सैमसंग के मिड वैल्यू वाले फोन होते हैं। ठीक है, बट आईफोन इज अ ब्रांड। तो जो ब्रांडिंग होती है वही गुडविल है। वो ज्यादा पैसे अपने गुडविल के ले रहा है। भाई आईफोन एक नाम है, एक सैम्बल स्टेटस है, माना जाता है, तो लोग लेते हैं, लोग परचेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। आप कहेंगे सर हमें क्लास 12th में इसको कैसे पढ़ना है, आप तो बस वो बताइए, बाकी की चीजें नहीं सीखना है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं सीधे क्वेश्चन करवा दूंगा। आइए फिर, तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल एग्जाम में सुनिए, थ्योरी भी पूछा जाएगा इस चैप्टर की। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने की कितनी मेथड होती हैं? तो सबसे पहली मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबको फॉर्मूला लिखना है, कल मैं क्लास में पूछूंगा भी। और मैंने अभी शायद बताया होगा, कल की क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू, कॉपी में लिखिए, जिसने लिखा हुआ है उनको बस लर्न करना है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये परचेस ईयर क्या होता है?
क्या आपको गुडविल सीखना है कि सिर्फ फॉर्मूले रट के और चले जाना है? सीखना है? बोल दीजिए, सिखा दूंगा मैं। डू यू वांट टू लर्न और डू यू वांट टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन? सीखना है? वेरी गुड, आइए। तो भाई जरा 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगाइए, जरा समझिए क्या है गुडविल। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल लाइफ, ठीक है? तो आप सीख जाएंगे कि ये गुडविल निकालते क्यों है। नहीं तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। बीकॉम एमकॉम सब कर लेंगे, नहीं सीख पाएंगे। सुनिए, मेरे सर हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनके एक परिचित वाले मित्र हैं एंड वो सीए थे भोपाल में, प्रैक्टिसिंग सीए थे। ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने गुडविल निकाला है, इसलिए बता रहा हूं मैं। वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे एंड सीए के साथ साथ वो एक कोर्स कर रहे थे सीपीए का। सीपीए यूएसए से होता है, अमेरिका का सीए। तो भैया वो सीपीए बन गए, अब उनको यहाँ से यूएसए शिफ्ट होना था। सुनिए, उन्होंने 5 इयर्स प्रैक्टिस करा था भोपाल में, तो उनके पास लगभग 600 क्लाइंट थे। 600 क्लाइंट्स मतलब लोग जो उनसे काम करवाते थे। अब वो यहाँ से जा रहे हैं तो वो अपना काम ना, अब उनका नाम था भाई, एक ब्रांड बन चुके थे, तो वो अपने उस ब्रांड के बदले पैसा देना चाह रहे थे। मेरे सर गए उनके पास, उन्होंने कहा भाई तुम तो जा रहे हो इंडिया छोड़ करके, ये तुम्हारे जो क्लाइंट है हमको दे दो, हम हैंडल करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ये क्लाइंट मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, इसके बदले में मुझे एक मोटी रकम चाहिए। मोटी रकम मतलब गुडविल चाहिए भैया। अब गुडविल निकालेंगे कैसे? सुनिए, तो मैं अब यही सिखा रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है। 600 क्लाइंट हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 50% क्लाइंट जो है ना वो इनकी बात नहीं मानेंगे, इधर उधर भग जाएंगे। सीए बड़ा भरोसेमंद आदमी होना चाहिए, मतलब पूरा पैसे की जानकारी रहती है क्लाइंट की, इसलिए वो सब पे भरोसा तो करते नहीं है। मतलब 300 आदमी मुझसे काम करवाएंगे, मतलब ये सीए खुद कैलकुलेट कर रहा है। एक आदमी 1 लाख रुपए फीस देता है तो 300 आदमी मतलब 3 करोड़ रुपए फीस आएगी 1 साल की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बंदे 300 लोग मुझसे जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो मुझे आने वाले 3 सालों तक मुझसे तो काम करवाएंगे ही करवाएंगे। मतलब कि मैं इस इन 300 लोगों के जुड़ने की वजह से 9 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ, ठीक है? तो गुडविल कितनी होगी? वो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुनिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर ना ये 3 है। मतलब मुझे लगता है ना कि मैं इस नई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 3 सालों तक बेनिफिट ले सकता हूँ। दैट इज नोन एज नंबर ऑफ परचेज ईयर। इट मे बी 5, इट मे बी 6, इट मे बी 10। जैसे मान लीजिए किसी 11th क्लास का कॉमर्स का स्टूडेंट मुझसे कोई कनेक्ट होता है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि भाई ये 11वीं पढ़ेगा और 12वीं पढ़ेगा, खत्म बात। 2 साल का नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर होगा। मान लीजिए कोई एक मुझे बोलता है यार सर मैं आपको ना 11th क्लास में 1000 बच्चे ट्रांसफर कर रहा हूँ, और सर उनकी फीस है मान लीजिए 5000 रुपए, तो आपको मिलेंगे 50 लाख रुपए। सर आप ना आधा पैसे हमको दे दो। हम दे देंगे उनको, बिकॉज हमको नेक्स्ट ईयर भी वो बंदे हमारे पास आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ परचेज ईयर। मतलब हमको कोई गुडविल लेने में कितने साल का प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर गुडविल ना ये 9 लाख के आसपास आ सकती है, 9 करोड़। ये जो 1 लाख है ये एवरेज प्रॉफिट है, मतलब इतना एवरेज प्रॉफिट होगा हमको 1 साल का। समझ में आ गया? अब उधर आइए जरा। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने का मतलब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर मतलब कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद मुझे कितने साल का प्रॉफिट मिलेगा। आप कहेंगे सर कुछ और एग्जांपल बताइए ना। आइए एक और बता देता हूँ। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, तो बाबा टी स्टॉल बड़ा फेमस है शहर में। अब क्या होगा, जब वो फेमस हो गया है तो भाई बाबा टी स्टॉल को बेचना है। बाबा टी स्टॉल का मालिक जो है वो परेशान हो गया है, बिजनेस करके बहुत पैसे कमा लिए। वो कहता है मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने फिरने, बेच के। आप गए, मान लीजिए कोई एक लोग गए, बोले यार बाबा टी स्टॉल बेच दो। उसके यहाँ दिन भर में 50,000 चाय बिकती है। सुनिए, अब क्या, राजू टी स्टॉल फेमस है भोपाल में, तो ऐसे एक होगा, बाबा भी कोई होगा, उसको बेचना है। अब क्या होगा, मैं एक सीए की हैसियत से उसके यहाँ पर गया, मैंने वैल्यूएशन करा
यार राजू टी स्टॉल का नाम जो है, बाबा टी स्टॉल का नाम ना बड़ा फेमस है, मालिक कौन है डजेंट मैटर, हु इज द ऑनर डजेंट मैटर। मालिक को लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बाबा टी स्टॉल पे चाय पीने आ रहे हैं। तो अगर मालिकाना हक बदलता है तो भी मान लीजिए साल भर में ये 50 करोड़ की चाय बेचता है, आने वाले 5 सालों तक तो आप इसी नाम से बेचो, चलता जाएगा। ओके, तो मतलब एक गेसिंग लगा लिया हमने। नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 हो गए यहाँ पे, 3 साल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नोकिया को खरीदा है, क्या आपको मालूम है? लेकिन आज भी वो यस नाम सर। नाम नोकिया का ही यूज करता है। आप लोगों ने नोकिया का मोबाइल नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बचपन में नोकिया का मोबाइल मैंने देखा है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही मोबाइल चलता था, नोकिया। ठीक है, आज जैसे सैमसंग और ओप्पो और वीवो 3 ब्रांड चल रहे हैं, ऐसे ही मतलब ज्यादातर नोकिया, बहुत अच्छे मोबाइल छोटे छोटे आते थे। तो वो आज भी वो नोकिया ही, माइक्रोसॉफ्ट जबकि खुद वो दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है वो, लेकिन वो नोकिया का नाम यूज करते हैं क्योंकि उसकी रेपुटेशन बनी हुई है। क्लियर है? दैट इज नोन एज गुडविल। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो सुनिए ध्यान से, पहली वाली मेथड सभी को क्लियर हो चुकी है। हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का गुणा कर देना है। आप कहेंगे सर अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लिखिए, किसी को याद है? यस सर। टोटल ईयर, भाई जितने साल का प्रॉफिट दिया है, अगर कोई लॉस हो तो घटा देंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सुनिए मैं एक चीज और बताता हूँ, क्लियर कट बता रहा हूं मैं। क्लास 12th में जब बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स, तो गुडविल निकालते समय 90% बच्चों को ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन रहता है नंबर ऑफ ईयर्स में और नंबर ऑफ परचेज ईयर में। मैं सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल। आप कहेंगे सर हमें नहीं है, तो अरे आपके लिए मैंने स्लॉट दिया ना भाई, यू आर 10% स्टूडेंट, मैं 90% की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई हो भी यहाँ पे। तो भैया इसमें अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं फिर तो, मुझे खुद होता था। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब ये कितने साल का प्रॉफिट है, एवरेज निकालना है भाई उसका, कितने साल का प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ परचेज ईयर मतलब कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा। दोनों अलग चीजें हैं। इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन में दिए रहते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ऐसा लिखा रहता है 3 वर्षों के क्रय के अनुसार या समथिंग। ठीक है, और यहाँ पर 5 वर्षों के औसत लाभ के बराबर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 और 5 वर्षों के औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट 5 इयर्स का क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है। मैंने इसको जोर देकर इसलिए पढ़ाया है कि आपको ना फिर एग्जाम में याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा बोला था उस टाइम पर। ठीक है, ओके आगे बढ़े। सुनिए, तो क्लास में तो 7 मिनट का टाइम बचा, ये लोग टाइम बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। आप कहेंगे सर आप तो टाइम पास कर रहे हैं। भाई टाइम पास क्यों करूंगा मैं, टाइम बहुत कीमती है। पहला फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, दूसरे पर आइए। दूसरा कौन सा होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुनिए एक बात बताता हूँ, एमपी बोर्ड में ना यही वाला क्वेश्चन पेपर में सुपर प्रॉफिट ही आता है, एवरेज प्रॉफिट क्योंकि बहुत आसान होता है। अब ध्यान से सुनिए, सुपर प्रॉफिट में भी 2 मेथड होती हैं। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक सिंपल सुपर प्रॉफिट। जब आप, मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूं, बिल्कुल ये नहीं बताते, नॉर्मल नहीं बताते लोग। भाई जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया होता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता है ना, तब कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हैं। वहां पर थोड़ा अलग फॉर्मूला होता है।
बाकी अगर नंबर ऑफ परचेज दिया है तो सुपर प्रॉफिट लगाते हैं। तो पहले ना हम सुपर प्रॉफिट सीखेंगे, बाद में ये सब कैपिटलाइजेशन और ये वो एवरेज सीखेंगे। पहले नॉर्मल सुपर प्रॉफिट तो सीख लें भाई। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, औसत अधिलाभ विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, सुपर प्रॉफिट बस अलग निकालना है। सुपर प्रॉफिट को हम एसपी लिखेंगे आगे शॉर्टकट में, एग्जाम में आप मत लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस एनपी। आप कहेंगे सर ये कौन सी भाषा है? भाई अब इनके फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट और एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ हिंदी में लिखा रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुनिए कितना आसान हो गया, एपी में एनपी घटा दीजिए। आप कहेंगे सर ये एपी क्या होता है? आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब क्या है? तो भाई एपी मतलब होता है, पिछले क्वेश्चन में सीखा था ना हमने, पिछले मेथड में भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं ना ऊपर, वही है। क्लियर? टोटल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, वही था। एनपी क्या होता है? एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो एनपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसीई इनटू आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न। आप कहेंगे सर ये कौन सी लैंग्वेज लिखवा रहे हैं आप इतनी खतरनाक? भाई रेट ऑफ रिटर्न नहीं लिखना है तो सिर्फ रेट लिख लो आप, रेट दिया रहता है उस पर। एसीई को कई बार आपकी किताब में सिर्फ कैपिटल के नाम से दिया रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार वो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेगा, कई बार सिर्फ कैपिटल ही लिख देगा, तो भी समझिए एसीई है। देखिए कितना आसान था। एक पहले हमें, अब यहाँ शॉर्टकट में समझाता हूँ मैं, गुडविल निकालना कितना आसान। पेपर में सुपर प्रॉफिट ही आता है, ठीक है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस, सॉरी एसपी इंटू एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। फिर एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस एनपी। एपी निकालने का फॉर्मूला भाई सीख चुके हैं। अब आप एनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए सी ई इंटू आर ओ आर, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आप कहेंगे सर हमें तो एसीई निकालना भी सिखाओ सर, मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या होगा? भाई सिखा देता हूं मैं। एसीई का फॉर्मूला होता है, सुनिए लिख लीजिए, 12वीं में कई बार वो मतलब बहुत टफ पेपर बनाए तो पूछा जा सकता है। ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। सीबीएसई में ऐसे ही आता है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये ऑल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटीज को भी समझा दीजिए और ये रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना सिखा दीजिए। तो मैं कहूंगा कि भैया सुनो, ये एमपी बोर्ड है, अब ज्यादा नहीं सीखना है आगे, इसके आगे तो टीचरों को ही नहीं आता है एमपी बोर्ड के जो पढ़ाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं, कहाँ से पढ़ेंगे बेचारे, बीकॉम एमकॉम में ये सब दिया है लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है। इसके आगे आपको नहीं आता है कोर्स में। रेट ऑफ रिटर्न निकालने का भी फॉर्मूला होता है, फिर एसेट और लायबिलिटीज तो नॉर्मली नाम होते हैं, उन नामों को लिखते हैं, ओके। तो ये रेट ऑफ रिटर्न वगैरह भी निकालना सिखाया जाता है, लेकिन ये एडवांस लेवल पे बताया जाता है। गॉट इट? तो ध्यान से सुनिए, अभी हमने 2 मेथड सीखा है। जो जिन स्टूडेंट को ईमानदारी से पढ़ना है ना, वो भैया जाकर के एक बार खुद से क्वेश्चंस करिए अपनी बुक के, जो भी आपकी बुक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने पहले पढ़ा ही नहीं होगा कुछ, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। गुडविल का क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व होगा। गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि सारे आंसर आएंगे, आपको लगेगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मेरे सारे आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल
तो कॉन्फिडेंस बढ़ना भी जरूरी है, तो सॉल्व करिएगा। और जिसको नहीं आता है मत घबराइए, मैं सारे क्वेश्चन अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। अगली क्लास कल होगी या नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। 2 दिन का डिस्टर्ब हो सकता है, 10 और 11 का, 12 का भी हो सकता है, बट मैं 10 तारीख को या 11 इनमें क्लास रख दूंगा। मैं कहीं ना कहीं से टाइमिंग एडजस्ट करूंगा, क्योंकि मैं 2 दिन एक शादी में ट्रेवल पर रहूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा एडजस्ट करने की कहीं ना कहीं से। ठीक है, ओके। सो